हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज की कहानी एक ऐसे क्रिमिनल की है जिसने अपने जीवन में कई अपराध किए। अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह था। चोरी, डकैती, लूटपाट, यहाँ तक कि मर्डर जैसे संगीन जुर्म को करने में भी वो पीछे नहीं रह था। उसके ऊपर लगभग 30 मुकदमे थे और वो एक हत्या के केस में जेल में बंद था। लेकिन जेल में बंद रहने के दौरान उसकी मुलाकात उसकी प्रवृत्ति के कई कैदियों से हुई, जिसके साथ मिलकर उसने जेल से भागने का प्लान बनाया था और उसमें कामयाब भी हुआ था। जेल से फरार होने के बाद अब उसका मन जुर्म की दुनिया से कट जाता है। उसने इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का फैसला किया। लेकिन उसे घर बसाने के लिए किसी साथी की जरूरत थी जो उसे इतना प्यार करे कि वो उसके प्यार में खोकर कभी जुर्म के रास्ते पर दोबारा न जा सके। और ये सब करने के लिए किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उसने एक और अपराध किया, और एक आखिरी अपराध। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो ठीक ऐसा ही इस केस में भी हुआ। उस शख्स को कर्मों की सजा तो उसे मिलनी ही थी। अब तक उसने जितने अपराध किए थे उसका भुगतान तो उसे करना ही था। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से 2015 में। हरियाणा में रहने वाला एक अपराधी जिसका नाम देवेंद्र था। बचपन से ही उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। जब वो 7वीं में पढ़ रहा था तो उसने शाहरुख खान की मूवी डर देखी। तब से वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हो गया। वो डर मूवी से बहुत प्रेरित हुआ था, खासकर शाहरुख खान के किरदार से, कि कैसे एक शख्स अपना डर किसी के दिल में पैदा करता है। उसने कई किताबें भी पढ़ी, जैसे उसने हिटलर के बारे में पढ़ा, उसने जिंगिस खान के बारे में भी पढ़ा। वो ऐसी कहानियों, ऐसी किरदारों से काफी इम्प्रेस होता था। उसे भी लगता था कि उसे भी ऐसा ही डर अपने लिए सबकी आंखों में देखना था। वो चाहता था कि वो भी अपना खौफ सबके दिल में पैदा करे, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसने कई चोरी, डकैती, मारपीट, लूटपाट, यहाँ तक कि हत्या जैसे संगीन जुर्म कई बार किए। लेकिन इन सब के पीछे उस अपराधी के सीने में भी एक दिल था। वो कातिल था, लेकिन उसने भी किसी से प्यार हो गया। वो भी चाहता था कि उसका भी परिवार हो। उसने सोच रखा था कि वो शादी करेगा और नेपाल जाकर अपना घर बसाएगा और जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। देवेंद्र को जनवरी 2015 संडे का दिन दिल्ली कन्नॉट प्लेस पर एक लड़की नजर आती है। वो अपने किसी लड़के दोस्त के साथ वहां घूम रही थी। देवेंद्र ने जब उसे देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उसने उस लड़की को देखते ही उस पर अपना दिल हार बैठा। उसने पहली नजर में उसे देखते ही सोचा कि बस यही है वो लड़की जिसकी उसे तलाश थी, जिससे वो प्यार करेगा और एक दिन वो भी देवेंद्र से प्यार करेगी। तो बस यहीं से एक तरफा लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दरअसल इस टाइम यानी कि 2015 में वो जेल से फरार एक अपराधी था। वो एक मर्डर केस में जेल में सजा काट रहा था। जेल में उसकी मुलाकात 2 कैदियों से हुई और उन लोगों से दोस्ती होने के बाद उन लोगों ने जेल से भागने का प्लान बनाया, और फिर एक दिन तीनों जेल से फरार होने में कामयाब भी हो गए। जेल से भागने के बाद वो तीनों दिल्ली आ गए और यहाँ आकर नाम बदलकर देवेंद्र और उसके साथी रहने लगे। और इत्तेफाक से संडे के दिन उसने उस लड़की को देखा था। उस लड़की का नाम दीप्ति सरना था। वो गाजियाबाद की रहने वाली थी। उसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी और वो स्नैपडील में जॉब किया करती थी। तो जब से उसने दीप्ति को देखा था वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता। वो हमेशा दीप्ति के साथ घर बसाने का सपना देखता रहता। उसने सोच रखा था कि वो दीप्ति से शादी करेगा और उसे लेकर नेपाल जाएगा और वहां जाकर दीप्ति के साथ एक चैन की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन इसके लिए उसने दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनानी थी। वो यही सोचता रहता कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे दीप्ति भी उससे प्यार करने लगे। फिर उसने एक प्लान बनाया और इस दौरान उसने लगभग 150 दिन तक दीप्ति का पीछा किया। उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई, जैसे कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली थी, वो क्या करती थी, कब वो घर से निकलती है, कब वो घर में वापस आती है, कब वो बाहर घूमने जाती है, कहाँ जाती है, किस चीज़ से वो आती है जाती है, उसका दोस्त कौन कौन है, उसके रिश्तेदार कौन कौन से है। ये सारी बातें उसने पता लगाई उसके पीछे रहकर। और जब उसने उस दिन दीप्ति के साथ उस लड़के को देखा तो उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। उसका सपना था कि जो लड़की उसकी जिंदगी में आए वो सिर्फ इसी को चाहे। और इन सब बातों से बेखबर दीप्ति अपनी लाइफ में मगन थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हरियाणा का इतना बड़ा गुंडा, जिसकी तलाश हरियाणा पुलिस को थी, उसका पीछा इतने दिनों से कर रहा है और उसकी एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए था।
इन सब के दौरान देवेंद्र ने उसकी छोटी सी छोटी बातों को नोट कर ली थी। देवेंद्र ने देखा कि दीप्ति अक्सर ऑटो से आया जाया करती थी, तो उसने 2 ऑटो खरीदे। अपने दोस्तों से भी झूठ बोला कि ऑटो खरीदने में बड़ा फायदा है, उसमें पैसे आएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह उसके दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो ये सब किस मकसद से कर रहा है। ऑटो खरीदने के बाद वो घंटों तक दीप्ति के घर या ऑफिस के बाहर ऑटो लगाकर खड़ा रहता था कि शायद दीप्ति उसके ऑटो में आकर बैठेगी। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसा होता था कि दीप्ति उसके ऑटो में आकर बैठती थी। उसे इतने में ही तसल्ली थी कि चलो इसी बहाने कुछ देर ही सही वो दीप्ति के साथ तो है। और अक्सर सिर्फ सुबह ऑफिस जाते ही टाइम ही उसको ऑटो में बैठती थी, क्योंकि रात में वो उस ऑटो में ही बैठती जिसमें पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद होती। वो अक्सर कोशिश करती थी कि वो शेयरिंग ऑटो ही ले। देवेंद्र ये सोचता कि दीप्ति अक्सर सिर्फ सुबह को ही उसके ऑटो में क्यों बैठती है। तो ये बात जानने के बाद रात में पहले से ही वो 1-2 लड़कियों को अपने ऑटो में बिठा लेता कि शायद लड़कियों को देखकर दीप्ति उसके ऑटो में बैठेगी। फिर यही होता है, दीप्ति उसके ऑटो में बैठ जाती और देवेंद्र बहुत ज़्यादा खुश होता। ये सब करने के दौरान कभी भी उसने दीप्ति से बात नहीं की, ना ही ऐसी तरह देखा कि दीप्ति को उस पर शक हो। कभी भी दीप्ति पर उसने ये जाहिर ही नहीं किया कि वो दीप्ति के पीछे है। दीप्ति को कभी भी उस पर शक भी नहीं हुआ। अब उसके प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका था। उसके मन में एक अपराधी की सोच ने जन्म लिया, लेकिन उस अपराध को करने के पीछे उसका मकसद सिर्फ ये था कि उसे दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनानी थी। वो दीप्ति की नज़र में हीरो बनना चाहता था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने जेल के 2 साथियों को भी अपने साथ में लिया। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला। उसने कहा कि हम एक लड़की को किडनैप करेंगे। मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसे किडनैप करने पर हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी फिरौती के तौर पर। उसके दोस्त फौरन मान गए, लेकिन देवेंद्र के मन में तो कुछ और ही था। अब 10 फरवरी 2015 की रात आती है। दीप्ति एक ऑटो से अपने घर को निकल जाती है। जिस ऑटो में वो बैठती है उसमें पहले से ही दिल्ली के किसी दूसरे एरिया की एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है। थोड़ी दूर ऑटो जाने के बाद ऑटो अचानक पंचर हो जाता है। ऑटो वाला दीप्ति से कहता है, ऑटो पंचर हो गया है, आप लोग उतर जाओ, मैं आप लोगों को ऐसे दूसरे ऑटो में बिठा दूंगा। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि एक दूसरा ऑटो आते हुए दिखाई पड़ता है। वो देवेंद्र का ऑटो ही था। उसमें देवेंद्र के साथ उसके 2 साथी भी मौजूद थे। दीप्ति और वो दूसरी लड़की देवेंद्र के ऑटो में बैठ जाती है और ले चलने को कहती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद देवेंद्र ऑटो को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ देता है। दीप्ति और वो दूसरी लड़की कहती है कि ये कहाँ ले जा रहे हो, ये हमारा रूट नहीं है। वो तीनों लड़कियों की एक नहीं सुनते और ऑटो को तेजी से भगाने लगते हैं। थोड़ा और आगे ले जाकर वो ऑटो रोकते हैं। दीप्ति चीखने लगती है और ऑटो से उतरकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो दूसरी लड़की भी ऑटो से उतरकर भागने लगती है। तब उसे देवेंद्र का एक दोस्त पकड़ता है और कहता है कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। इधर देवेंद्र दीप्ति को पकड़कर ऑटो में बिठा देता है और उसे जबरदस्ती लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो लड़की जल्दी से वहां से दौड़कर भाग जाती है और एक दूसरे ऑटो वाले से उस अपहरण की जानकारी देती है। वो बेहद घबराई हुई थी। उस ऑटो वाले के जरिए पुलिस को खबर की जाती है कि यहाँ से एक ऑटो में किसी लड़की को किडनैप किया गया है। उधर दीप्ति जब अपने घर नहीं पहुंचती तो उसके घर वाले भी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दीप्ति का रूट जानने के बाद पुलिस समझ जाती है कि अपहरण होने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि दीप्ति ही है। देवेंद्र और उसके साथी दीप्ति के मुंह में उसी का स्कार्फ ठूस देते हैं जिससे वो चिल्ला न सके, और उसकी आंखें पर भी पट्टी बांध देते हैं ताकि उसे जहां ले जाया जा रहा है वो उसके बारे में कुछ न जान सके। जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है तब तक देवेंद्र और उसके साथी दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते हैं। वो लोग दीप्ति को हरियाणा ले जाते हैं और वहाँ के गांव में उसे रखा जाता है। अपने दोस्तों से देवेंद्र कहता है कि अब तुम लोग जाओ, कुछ देर बाद आते रहना और फिर चले जाना, मैं यहीं रहूँगा इसके पास। वो जानता था कि उसके दोस्त मौका पाते ही दीप्ति के साथ कुछ गलत हरकत करेंगे, लेकिन उसकी मंशा अलग थी। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो तो बस ये चाहता था कि किसी तरह वो दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाए। बीच बीच में उसके दोस्त दीप्ति के साथ कुछ गलत करने को कहते तो वो भड़क जाता था, उन्हें डराता। कभी कभी तो देवेंद्र उन पर हाथ भी उठा देता। इस बीच दीप्ति का पूरा ख्याल रखा जाता। टाइम पर उसे खाना दिया जाता। उसका हाथ भी देवेंद्र ने खोल दिया था। जब वो रोती और उससे अपने घर के जाने की रिक्वेस्ट करती तो वो कहता कि तुम रोया न करो, इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो।
वो दीप्ति से उसके दोस्त के बारे में पूछता है जिसको उसने पहली बार दीप्ति के साथ देखा था। दीप्ति ने उसे बताया कि वो उसका दोस्त है। वो दीप्ति को दिलासा देता है और जब भी वो रोती घबराती तो कहता कि तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। भले ही किडनैपिंग में इन लोगों के मैं साथ था, लेकिन मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। उसका इशारा अपने दोस्तों की तरफ था। दीप्ति उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो उससे अच्छी अच्छी बातें करता। ये सब करके वो दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। दीप्ति जब उससे ये पूछती कि मुझे किडनैप क्यों किया गया, किसने करवाया है, तब वो कहता कि हमें किसी ने पैसे दिए तुम्हें किडनैप करने के लिए, वो कोई तुम्हारा बहुत ही करीबी है। ऐसा करके वो दीप्ति के उस दोस्त की तरफ इशारा करता। वो चाहता था कि दीप्ति को लगे कि उसी के दोस्त ने उसका अपहरण करवाया है। वो दीप्ति के दिल में उस लड़के के प्रति नफरत पैदा करना चाहता था। और जब उसके दोस्त फिरौती की रकम मांगने के लिए देवेंद्र पर जोर डालते तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देता। इस तरह दीप्ति को भी ये लगने लगा कि इन सब के बीच में एक अच्छा इंसान भी है जो उसे बचाना चाहता है, उसे छुड़ाना चाहता है। उधर गाजियाबाद पुलिस दीप्ति को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर रही थी। ऑटो वाले से देवेंद्र और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जाती है। वो पुलिस से कहता है कि वो ऑटो वाला कुछ ही दिन से हमारे रूट पर ऑटो चला रहा था। हाल ही में आए हुए सारे ऑटो की लिस्ट निकलवाई जाती है आरटीओ ऑफिस से। उसमें पता चला देवेंद्र के ऑटो के बारे में, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर ऑटो खरीदा था। तो जब उसके दिल्ली वाले घर पुलिस पहुंचती है तो वहां ताला लगा हुआ था। उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने पर पुलिस को पता चल गया था कि वो देवेंद्र नाम का एक नामी गुंडा है जिसने दीप्ति का अपहरण किया है। उधर दीप्ति को कब्जे में रखकर देवेंद्र ने जो 150 दिन में नहीं किया था अब वो काम कर रहा था, दीप्ति का भरोसा और अपने आप को एक अच्छा और सच्चा इंसान साबित करने का। तो ये 3 दिनों तक चलता रहा। इस बीच उसने दीप्ति के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, उसे टाइम पे खाना पानी देता रहा और ना ही दीप्ति के साथ किसी को भी बुरा सलूक करने दिया। वो हमेशा ये ख्याल रखता कि कोई उसके पास न आए। लेकिन अब उसके दोस्त उस पर फिरौती मांगने का जोर डालने लगे। वो उससे झगड़ा करने लगे थे। जब देवेंद्र को लगा कि अब मामला बिगड़ रहा है तो उसने मौका पाते ही दीप्ति से बात करी। वो दीप्ति के पास गया और उसने कहा कि अब मैं अपने दोस्तों से तुम्हें ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाऊंगा। वो अब मुझसे झगड़ने लगे हैं तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। ऐसा कहते हुए उसने उसका हाथ पैर खोल दिया और जल्दी से वहाँ से निकाल दिया। और फिर उसे ऐसा लगा कि अब दीप्ति की नज़र में वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। उसने अपनी तरफ से दीप्ति को इशारे में ये बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है उसी के कारण मेरे ये दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो तुम अपने उस दोस्त से दूर ही रहना। यहाँ से जाने के बाद उससे दूरी बनाए रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा करके वो ये करना चाहता था जिससे उसे पता लग जाएगा कि दीप्ति उस लड़के से कितना करीब है और उसे इनडायरेक्टली धमकाना भी चाहता था। तो इस तरह बड़े प्यार से उसने दीप्ति को उसके दोस्त से दूर रहने को कहा। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि दीप्ति को भरोसा जीत सके और अपनी अच्छाई उसके सामने साबित कर सके। अब देवेंद्र फाइनली उसे यहाँ से बचाकर ले जा रहा था। वो उसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उसे बिठा देता है। रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेन में दीप्ति को बिठाकर आखिरी विदाई कर रहा था तब उसने दीप्ति से सिर्फ एक बात पूछी कि तुम यहाँ से दोस्त बनाकर जा रही हो या फिर दुश्मन। वो अपने बारे में दीप्ति की राय जानना चाहता था। तो दीप्ति कहती है कि मैं दोस्त बनाकर जा रही हूँ। ये सुनकर देवेंद्र बहुत खुश होता है। वो यही जानना चाहता था। अब दीप्ति उस ट्रेन में बैठकर दिल्ली आती है और उसी ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर से फ़ोन मांगकर वो अपने घर पर फ़ोन लगाती है। उसने अपने घर वालों को सारी हाल चाल बताती है और कहती है कि वो दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई है और अब वो घर आ रही है। उसके परिवार वाले पहले से ही दिल्ली स्टेशन पर मौजूद थे। फिर उसे वहाँ से अपने घर लेकर जाते हैं। अब दीप्ति से सारी कहानी पुलिस पूछती है। अब तक पुलिस को देवेंद्र के बारे में पता चल चुका था कि देवेंद्र ने ही दीप्ति का अपहरण किया, लेकिन देवेंद्र उनके हाथ नहीं लगा था। दीप्ति से पुलिस यह पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसने दीप्ति का अपहरण क्यों किया। दीप्ति पुलिस को सारी बात बताती है कि इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं किया। दीप्ति को इस तरह छोड़ने पर पुलिस को भी अचंभा था कि आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल किसी लड़की का अपहरण करके बिना फिरौती मांगे आखिर कैसे छोड़ सकता है। अब देवेंद्र की तलाश जारी की जाती है क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब तो सिर्फ देवेंद्र ही दे सकता है। खबरियों को अलर्ट किया जाता है। देवेंद्र का स्केच बनवाकर जगह जगह उसका सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। दीप्ति वहां का लोकेशन तो नहीं बता पाती,
जहां उसे रखा गया था, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जब उसे ले जा रहे थे। लेकिन काफी मुश्किलों के बाद देवेंद्र पुलिस के हाथों आ जाता है और पुलिस की पूछताछ में देवेंद्र सब बात बताता है कि कैसे उसने दीप्ति को देखा, उसने पीछा किया, उसका अपहरण किया, उसके कारण वो ऑटो भी खरीदा, अपहरण करने के बाद उसे वहां अच्छे से रखा और फिर 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ये सब करने के पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद था, दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना। और पहली बार दीप्ति को मीडिया और पुलिस के द्वारा ये पता चला कि जिसे वो एक अच्छा इंसान समझ रही थी, जिसने उसे इतनी आसानी से अपहरण करके छोड़ दिया, वो एक अपराधी है। असल में वो खुद ही किडनैपर था, सारी प्लानिंग उसी की थी। और अब उसके एक तरफे प्यार का पता चला जो देवेंद्र उससे करता था। वो शौक रह जाती है जब मीडिया द्वारा देवेंद्र का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान उसके चेहरे पर जरा सा भी डर, खौफ, दहशत नहीं थी। वो आराम से मीडिया के सवालों पर जवाब दे रहा था। पुलिस वालों ने भी उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, उसे मारा पीटा भी नहीं, क्योंकि जब उसकी कहानी पुलिस ने सुनी तो उन्हें भी लगा कि एक अजीब तरह का ही कातिल है। देवेंद्र ने पुलिस को अपनी कहानी शुरू से बताई कि जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था तब उसने शाहरुख खान की मूवी डर देखी। उसी वक्त उसे ये ख्याल आया कि उस मूवी की हीरोइन जूही चावला को देख करके उसकी जिंदगी में भी एक उसी की तरह एक लड़की होगी जो उससे प्यार करे। उसका ये सपना था कि कहीं कोई लड़की मिले जिससे वो शादी करे और घर बसाए। दीप्ति को देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसका सपना इसी लड़की के साथ पूरा होगा। उसने ये भी सोचा था कि दीप्ति के साथ शादी करके नेपाल में बच जाएगा और जुर्म की काली दुनिया को छोड़कर वो साफ सुथरी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, एक शराफत की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन इन सब चीजों से पहले दीप्ति के सामने उसकी हकीकत आ गई, तो अब दीप्ति और उसके घर वालों का उससे डरना लाजमी था। पुलिस वालों ने देवेंद्र को समझाया कि तुम समझ सकते हो कि तुम एक अपराधी हो, ये माना कि तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, शराफत की जिंदगी जीना चाहते हो, लेकिन अब तक तुमने जो किया है या दीप्ति के साथ तुमने जो किया है वो तो जुर्म ही था और तुमसे उस अपराध की सजा भी मिलेगी। तब देवेंद्र ने पुलिस से कहा कि जैसे मेरे ऊपर 30 मुकदमे हैं तो एक मुकदमा मोहब्बत का भी सही। उसने पुलिस से ये भी कहा कि अब तो दीप्ति आज़ाद हो गई है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी। मेरा किरदार मेरे साथ उसके जीवन में बस यही तक था। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे। ये सुनकर पुलिस उसे किडनैपिंग जुर्म में जेल भेज देती है। आखिरी बार ये सुनने में आया कि 1 साल बाद देवेंद्र जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। इस बीच दीप्ति और उसके घर वालों ने अपना पता ठिकाना बदल लिया था। जाहिर है 3 दिनों तक किडनैप होने के कारण उन लोगों के मन में देवेंद्र का डर तो होगा जरूर, तो उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं थी, कोई अता पता नहीं था। इस केस में देवेंद्र का किरदार एक तरफा आशिक का था जो अपनी मोहब्बत के खातिर अपराध की दुनिया को छोड़ने को तैयार था। अक्सर एक तरफा प्यार के केसेस में ऐसा नहीं होता। तो अपने सीने में प्यार का दिल रखने वाले इस अपराधी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और अपराधी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।